नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। कहीं साथी वाला हाल ना हो जाए समाजवादी पार्टी का। अब आप कहेंगे साथी वाला हाल क्या है, तो कहीं 2019 वाला हाल ना हो जाए समाजवादी पार्टी का, क्योंकि तब समाजवादी पार्टी ने बसपा के साथ मिलकर साथी बनाया था और ये एक परसेप्शन बना था कि अब तो भाजपा साफ। अब आप कहेंगे कि वो ठीक है, वहां तो काम गड़बड़ हो गया, लेकिन अभी उसके संदर्भ का क्या मतलब है? तो दरअसल उसका संदर्भ आया है जो राज्यसभा जिनको भेजा जा रहा है या जिनका समर्थन किया जा रहा है समाजवादी पार्टी के तरफ से, उनकी वजह से यह संदर्भ आया है। तब यह हुआ था कि दलित और पिछड़ा मिले हैं और पूरी कायनात पलट देंगे, सियासी कायनात उत्तर प्रदेश की। हासिल जो हुआ उससे आप लोग परिचित हैं, उस पर हम लोग नहीं जाएंगे। और अब एक तरफ कपिल सिब्बल को भेजा जा रहा है और दूसरी तरफ जयंत चौधरी को। कपिल सिब्बल का समर्थन किया जा रहा है और जयंत चौधरी गठबंधन के उम्मीदवार हैं। कपिल सिब्बल को लेकर 2-3 बातें हुई जो हम लोगों ने कल की थी। उसमें से एक बात जो है कि चूंकि उन्होंने आजम खां का केस लड़ा और आजम खां चूंकि समाजवादी पार्टी से नाराज है और ऐसा इंप्रेशन बन रहा है कि इसकी वजह से वो जो 20% वोट है जो समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा रहता है वो टूट न जाए, इसलिए जब जेल से निकलते हुए आजम खां ने कहा कि मैं कपिल सिब्बल का बड़ा शुक्रगुजार हूं, तो आजम खां को अपने पाले में करने के लिए और वो जो वोट है जिसके खिसकने का डर सता रहा है, खास तौर से अभी जो आजमगढ़ के चुनाव होने हैं उसके दृष्टि से और 2024 के नजरिए से, तो वो खिसके ना, वो समाजवादी पार्टी के साथ बना रहे, उसके लिए जिसके आजम खान सबसे ज्यादा शुक्रगुजार हैं उसे क्यों ना राज्यसभा भेजा जाए। ये एक धारणा है कि ऐसा हुआ है और इसलिए आजम खां मान जाएंगे तो जो है वो जो 20% है वो बना रहेगा, चूंकि कपिल सिब्बल को भेजा जा रहा है। और इधर जयंत चौधरी को भेजकर जो जाट वोट है उसे जोड़ लिया जाएगा और मुस्लिम और जाट का जो पश्चिम में गठजोड़ बना था 2022 के चुनाव में उसको जिंदा रखा जाए। हालांकि उसका क्या हासिल हुआ आपको मालूम है, लेकिन अभी ये जो 2 लोग हैं, इन दोनों लोगों पर पहले हम बात करते हैं और फिर आते हैं कंक्लूजन पे। अच्छा, कपिल सिब्बल को सिर्फ इसलिए लाया गया है, ये इसमें लोगों को ऐतराज है। कई लोग एक बात ये भी कह रहे हैं कि जो संभावित आने वाला चुनाव है राष्ट्रपति का, उसमें भी इनकी कोई भूमिका होगी और कुछ लोग तो कह रहे हैं उम्मीदवार ही बनेंगे। और चूंकि इसीलिए निर्दल आए हैं, वरना ये पार्टी में आते, ये निर्दल हैं, इसलिए ये उम्मीदवार हो सकते हैं। देखिए, मैं ये नहीं मानता कि उम्मीदवार हो सकते हैं। हां, ये जो उम्मीदवार होगा विपक्ष का, उसके लिए वोट जुटाने के लिए तमाम दलों से बात कर सकते हैं, लेकिन ये उम्मीदवार होंगे तो देखिए, असल में जो उम्मीदवारी तय होती है राजनीति में, खासकर जब आप राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव हो और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव के तुरंत बाद गुजरात का चुनाव हो, उसके बाद राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का चुनाव हो और उसके बाद 2024 के लोकसभा का चुनाव हो, तो वहां जातियों का समीकरण देखा जाएगा। वो चाहे राष्ट्रपति के चुनाव की बात हो और चाहे उपराष्ट्रपति के चुनाव की बात हो, विपक्ष इसका ख्याल रखेगा कि उस बिरादरी का समर्थन किया जाए जो उनके लिए राजनीतिक तौर पर लाभकारी हो। जैसे अभी आप देखिए कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं केसीआर किसका समर्थन करेंगे? वो जहां जिस राज्य से वो आते हैं, तेलंगाना, वहां पर 50% ओबीसी मतदाता हैं। आपको जानकर यह ताज्जुब होगा कि 19 सीटें वहां जो हैं वो संभवतः अनुसूचित जनजाति के लिए जो है, या 19 और 12
19 और 12, यस शायद 19 जो है वो अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है, या संभवतः 12, ये इसमें थोड़ा अभी हम कंफ्यूज है। लेकिन आप ये समझिए कि ये इतनी आबादी वहां जो है अनुसूचित जनजाति की है, और आधी आबादी तो ओबीसी की है। ये ऐसी स्थिति में वो क्यों समर्थन करेंगे ऐसे व्यक्ति का, या वो ऐसा संदेश क्यों देंगे उस समूह को जहां भाजपा पहले से ये बैटिंग किए पड़ी है कि साहब 50% ओबीसी है, और जो नारा है जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, उस हिसाब से तो तेलंगाना में आपकी हिस्सेदारी नहीं है, क्योंकि तेलंगाना में जिस समुदाय से केसीआर आते हैं वो 2% है। कम्मा और रेड्डी जो संयुक्त आंध्रा में जिनका अभी तक सियासत में रसूख रहा है और जिनके पास सत्ता रही है, वो 2-3% है, और वो रूल कर रहे हैं उन पर जिनकी सबसे ज्यादा संख्या है। तो इसलिए कम से कम मैं तो इस बात को नहीं मानता। या आप ले लीजिए महाराष्ट्र में ही, महाराष्ट्र में महाअघाड़ी, चलिए कांग्रेस को मैनेज भी कर लेते हैं, तो महाअघाड़ी मतलब शिवसेना और एनसीपी क्यों मदद करेगी, या क्यों इनके उम्मीदवारी का समर्थन करेगी, सिर्फ इसलिए कि वो उनके केस लड़ सकते हैं। मुझे लगता है ये थोड़ा जो है ये ज्यादा है, हां, लेकिन ये जरूर है कि वो उनके लिए बैटिंग कर सकते हैं जो उम्मीदवार बने। और जो बड़ी चीज है वो ये कि एक तो जो हमने कहा था कि लीगल सलाह वगैरह तो एक अलग मसला है, बड़ी चीज ये है कि जो आप ये समझिए कि फाइनेंशियल क्राइसिस के दौर से समाजवादी पार्टी तो गुजर रही है, और कपिल सिब्बल के आप देखिए जो कोल स्कैम वाला मामला है जिसमें जो कंपनियां फंसी हैं वो वकील हैं सबके, तो इस लिहाज से कुछ सहूलियत हो सकती है समाजवादी पार्टी को। और वो नेटवर्किंग जो दिल्ली में नेटवर्किंग होनी चाहिए, उस लिहाज से भी समाजवादी पार्टी की मदद हो सकती है। और आपको तो ध्यान होगा 2019 के चुनाव में किस तरह से लंदन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये दावा किया जाता है, यह आरोप है कपिल सिब्बल के ऊपर कि लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो पीछे खड़े रहते हैं, वो तस्वीर भी है, और वहां पर दिखाया जाता है कि देखिए कैसे जो है ईवीएम हैक होती है, और फिर वहां से एक नैरेटिव बढ़ा जाता है कि साहब ईवीएम हैक करके जीता जा रहा है, और बाद में पता चलता है कि फुस हो गया वो पूरा नैरेटिव। तो इस तरह का सेंसेशन भी पैदा करने में कपिल सिब्बल बड़े माहिर हैं। और अभी जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी और उस दरमियान जो घोटाले का आरोप लगा, और जिस घोटाले ने पूरी सरकार को हिला दिया, जिसमें जॉर्ज फर्नांडिस आरोप के घेरे में आ गए, जो रक्षा घोटाला हुआ था, बाद में पता चला कि सब बरी हुए, कुछ लोगों को सजा हुई, वो एक अलग मसला है। लेकिन उस मामले में भी तूफान लाने में सदन के भीतर कपिल सिब्बल ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। आयोग के चेयरमैन को बदल जाना पड़ा। तो माहौल के हिसाब से माहौल बनाने में भी माहिर है। और दूसरा, अगर हम जयंत चौधरी की बात करें तो जयंत चौधरी ठीक है जाट हैं, लेकिन कितना वोट उनको मिला? अगर हम ये आजम खां के कहने से जा रहे हैं, या आजम खां आप इस तरह से समझिए कि दबाव में अखिलेश यादव ने भेजा, जो भी बात रही हो, लेकिन उससे एक संदेश ही जा रहा है कि जयंत और इनके जाने से मुस्लिम और जाट का गठजोड़ होगा। 2022 में उससे क्या हासिल हुआ? एक बात। दूसरी बात, वो जिस जाट एकता की लोग बात करते हो तो टूट गई। और जो आलू बेल्ट है वो स्पष्ट ये बताता है कि साहब हम ना जयंत मतलब हम चौधरी साहब को मानते हैं, लेकिन हम जयंत चौधरी के साथ खड़े हैं, ये कहना गड़बड़ है, क्योंकि जयंत चौधरी समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा है। यही हाल राकेश टिकैत का भी हुआ। तो इसलिए ये जो मामला बना है कि अब इनको जोड़ा जाएगा, और इन दोनों को जोड़ के जरिए ये एक बड़ी मतलब मुस्लिम और जाट, तो पहली बात तो ये कि जाट टूट चुका है, बिखर गया है, ये एकदम स्पष्ट है। दूसरी बात ये कि ये गठजोड़ फिर वही कॉम्बिनेशन बनाएगा
जो कॉम्बिनेशन बना था 2022 में। और फिर ये जो है 22 में क्या हुआ कि जो जाट के अलावा जो ओबीसी बिरादरियां और जो अन्य कमजोर है, वो क्या हुआ, वो रिएक्शन में जो है एक तरफा हो गए भाजपा के, और औंधे मुंह गिर पड़ी समाजवादी पार्टी। बड़ी चीज यह है कि जब 2024 का चुनाव होगा तो उस 24 के चुनाव में क्या ये जाट जयंत चौधरी के साथ जाएंगे? तो इसीलिए कहा जा रहा है कि वो ये इन्होंने सोचा तो है कि ये जो गठजोड़ है, इस गठजोड़ के जरिए वहां पर बड़ा केक काटा जा सकेगा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। लेकिन क्या ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि जैसे साथी बनाकर बड़ा केक काटने की कोशिश में थे और हासिल इनको कुछ नहीं हुआ, तो कहीं वही हाल ये जो इस राज्यसभा भेजने के जरिए एक नए तरह के गणित बनाने की कोशिश हो रही है, वो कहीं सब फेल ना हो जाए। और लगता है कि फेल ही होगा, ये भी लगता है, क्योंकि कोई ये नहीं कह सकता कि हम किसी बिरादरी के या किसी समुदाय के लंबरदार हैं और हमारे ही कहने पर सब भेड़ चाल में उड़ देने वाले हैं। एक दूसरा, हम मतलब अल्पसंख्यक समुदाय की बात कर रहे हैं, और दूसरा जाट में विभाजन स्पष्ट दिखाई दे रहा है, इसमें कोई किंतु परंतु है नहीं। इसलिए लगता है कि मामला वही साथी वाला ना हो जाए। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सुझाव जरूर साझा कीजिए।